नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को रोजगार परक और उद्यमशीलता से जोड़ने के लिए बजट की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने लोगों से वनों के संरक्षण और वन्य प्राणी के लिए सुरक्षित ठिकाना सुनिश्चित करने की अपील की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता की रूपरेखा तय करने के लिए कल ढाका की यात्रा पर जाएंगे। ब्रिटेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 1 करोड़ एस्ट्राजेनेका कोविड टीके प्राप्त करेगा। मैरीटाइम भारत सम्मेलन के अवसर पर भारत चाबहार दिवस मनाएगा। भारत और नॉर्वे समुद्री स्थानिक योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्ष के लिए महासागरीय क्षेत्र में काम करने के लिए सहमत। रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल मंडलों को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृह फिर से खोलने के निर्णय लेने की अनुमति दी। सेंसेक्स 1148 अंक बढ़कर 51,000 के पार पहुंचा। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट में किए गए प्रावधान से शिक्षा को रोजगार परक बनाने के सरकार के प्रयासों को विस्तार मिला है। शिक्षा क्षेत्र में बजट प्रावधानों को लागू करने पर आयोजित एक वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष बजट में स्वास्थ्य के बाद सबसे अधिक ध्यान शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और नवाचार पर दिया गया है। एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। पीएचडी करने वालों की संख्या और स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है, जो उनके शिक्षा, ज्ञान और कौशल से सीधे जुड़ा हुआ है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को युवाओं के लिए खोल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमाओं में बांधना राष्ट्र के साथ अन्याय है। 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी की सोच को पीछे छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, विद्या ऐसा धन है जो अपने पास तक सीमित रखने से नहीं बल्कि बांटने से बढ़ता है। इसलिए विद्या धन, विद्या दान श्रेष्ठ है। नॉलेज को, रिसर्च को सीमित रखना देश के सामर्थ्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया है।
और ये विभिन्न भाषाओं के विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है कि वो विश्व की श्रेष्ठ ज्ञान सामग्री भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, R&D इंस्टीट्यूशंस को में बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हाइड्रोजन वाहनों का परीक्षण किया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन और हरित ऊर्जा का बहुत महत्व है। ग्रीन एनर्जी हमारी एनर्जी में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बजट में घोषित हाइड्रोजन मिशन एक बहुत बड़ा संकल्प है। भारत ने हाइड्रोजन व्हीकल का टेस्ट कर लिया है। अब हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट के फ्यूल के रूप में उपयोगिता के और इसके लिए खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए अब हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। ये दिन वन्य जीवों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया था। इसी दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्रायः प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस का विषय है वन और आजीविका, मानव और पृथ्वी का सतत विकास। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी से आग्रह किया है कि वे वन्य जीवों को बचाने और संरक्षित करने के लिए समर्पित प्रयास करें। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण नागरिकों का संवैधानिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों के संरक्षण में लगे सभी लोगों को नमन किया है। उन्होंने बताया कि भारत में शेरों, बाघों और तेंदुओं सहित विभिन्न पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को देश के वनों के संरक्षण और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन के निमंत्रण पर कल सरकारी यात्रा पर ढाका जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष 17 दिसंबर को हुई प्रधानमंत्री स्तर की वर्चुअल शिखर बैठक के बाद हो रही है। इस दौरे से आपसी रिश्तों की प्रगाढ़ता की समीक्षा का अवसर उपलब्ध होगा। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बीच वार्ता की रूपरेखा की भी तय करेंगे। भारत मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के अवसर पर कल चाबहार दिवस मनाएगा। ये समारोह वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसमें अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्री भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंत्री स्तरीय उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया मुख्य भाषण देंगे। इस सत्र के बाद 2 वेबिनार सत्र का भी आयोजन होगा, जिनमें बंदरगाहों के ढांचागत विकास और अवसर तथा व्यापार संवर्धन और क्षेत्रीय संपर्क विषय पर चर्चा की जाएगी। भारत और नॉर्वे समुद्री स्थानिक योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्ष के लिए महासागरीय क्षेत्र में काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने तटीय क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अग्रिम विकास के लिए समुद्री संसाधनों के उपयोग पर सहमति जताई है। समुद्री स्थानिक योजना के नाम से की गई ये पहल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तटीय शोध संस्थान के माध्यम से लागू की जाएगी। इस संबंध में दोनों देशों की संचालन समिति की वर्चुअल बैठक में एक योजना बनाई गई, जिसमें ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से संचालन करने पर सहमति बनी। इस संबंध में 2019 में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना के लिए लक्षद्वीप और पुडुचेरी की पहचान की गई है। इंग्लैंड को भारत से एस्ट्राजेनेका कोविड टीके की 1 करोड़ खुराकें मिलेंगी।
इस टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है उनके देश से एस्ट्राजेनिका कोविड टीके की 10 करोड़ खुराकों की मांग की गई है, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 करोड़ टीकों की आपूर्ति कर रहा है। बांग्लादेश और ब्राजील जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देश सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके पर निर्भर हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में भी इस टीके की मांग बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पतालों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें। वे किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के परामर्श से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण स्लॉट 15 दिनों से 1 महीने के लिए खोलने चाहिए। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में अनुमति देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास टीकों का पर्याप्त स्टॉक है और वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खुराक उपलब्ध कराएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि उन्हें राज्य और जिला स्तरों पर टीके के भंडारण की आवश्यकता नहीं है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के आयुक्त एन मंजूनाथ प्रसाद ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण के लिए शुरू किए गए पोर्टल में आई कठिनाइयों को ठीक कर लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज 26 अस्पतालों में 4,600 वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को टीका लगाया गया है। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बेंगलुरु में तेजी आई है। आज बेंगलुरु नगर पालिका के कमिश्नर मंजूनाथ प्रसाद जी ने कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने जानकारी दी है कि अगले सप्ताह से 107 निजी 100 बिस्तर वाले अस्पताल और 141 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और रेफरल अस्पताल में हर दिन 60,000 लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था हो पाएगी। उन्होंने कहा है कि हर दिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। कमिश्नर ने ये भी कहा है कि स्लम में बसे 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आशा वर्कर्स मदद करेंगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कोविड टीका लगवाने वाली वरिष्ठ नागरिक मधु गोपाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे इस टीकाकरण की प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और वे तत्काल अपने सामान्य कामकाज में लग गईं। मैं मार्च महीना में 1 तारीख को वैक्सीनेशन लेने गई थी। मैं ऑनलाइन बुक कराई थी। साकेत मैक्स हॉस्पिटल में मेरी वैक्सीनेशन थी। वहाँ बहुत ही अनुशासन से काम चल रहा था। 3 कमरे थे, एक में ऑब्जर्वेशन, एक में वैक्सीनेशन एंड 3rd रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए लोग बैठे हुए थे। सारे लोग सेवा भाव से काम में जुड़े हुए थे। उनके मनोभावना से मेरी उनके लिए श्रद्धा बढ़ती चली गई। मैं बहुत खुश हूँ इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया। मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। कोई रकम की तकलीफ मेरे को नहीं महसूस हुई थी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.06% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13,000 से अधिक लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक 1,08,12,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 15,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 98 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई। अब तक 1,56,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल में मूत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के माध्यम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए मदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को रोजगार परक और उद्यमशीलता से जोड़ने के लिए बजट की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने लोगों से वनों के संरक्षण और वन्य प्राणी के लिए सुरक्षित ठिकाना सुनिश्चित करने की अपील की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता की रूपरेखा तय करने के लिए कल ढाका जाएंगे। ब्रिटेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 1 करोड़ एस्ट्राजेनेका कोविड टीके प्राप्त करेगा। मैरीटाइम भारत सम्मेलन के अवसर पर भारत कल चहबहार दिवस मनाएगा। भारत और नॉर्वे समुद्री स्थानिक योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्ष के लिए महासागरीय क्षेत्र में काम करने के लिए सहमत। रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल मंडलों को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृह फिर से खोलने पर निर्णय लेने की अनुमति दी। सेंसेक्स 1148 अंक बढ़कर 51,000 के पार पहुंचा। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल मंडलों को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों के कमरों को फिर से खोलने पर निर्णय लेने की अनुमति दे दी है। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। रेलवे बोर्ड ने IRCTC द्वारा संचालित प्रतीक्षालयों, रेल यात्री निवास तथा होटलों को फिर से खोलने की पिछले वर्ष अक्टूबर में ही अनुमति दे दी थी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस समय विभिन्न विशेष एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं को आवश्यकता के अनुरूप चरणबद्ध ढंग से शुरू कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों के कमरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस सुविधा को कोविड महामारी फैलने के बाद घोषित किए गए लॉकडाउन के समय बंद कर दिया गया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोटद्वार दिल्ली जंक्शन कोटद्वार सिद्धबली जनशताब्दी विशेष ट्रेन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया। उन्होंने रेल मंत्रालय के उन परिश्रमी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान देश की सेवा करते हुए दवाओं, कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया। श्री गोयल ने बताया कि कोटद्वार दिल्ली रेल मार्ग पर विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और केवल 15 किलोमीटर के मार्ग पर काम शेष बचा है। इसे भी इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ये रेलगाड़ी कोटद्वार और राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ेगी, जिससे इस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। इस संपर्क माध्यम से सिद्धबली मंदिर को जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में भारी जीत का श्रेय
नए कृषि कानूनों के प्रति लोगों के समर्थन को दिया है। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन इलाकों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मतदाता हैं और उनका समर्थन कृषि क्षेत्र में केंद्र के सुधारों के प्रति अपनी मंजूरी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में कृषि कानूनों के मुद्दे को उठाया था, लेकिन भाजपा द्वारा किए जा रहे सुधार और विकास के मुद्दे पर वोट दिए गए हैं। श्री जावड़ेकर ने भाजपा की जीत को बड़ी बात बताया। 2015 में पहले चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस 22 जिला पंचायत जीती थी और बीजेपी केवल 9 पे थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने 31 के 31 जिला पंचायत जीते हैं और वहां सत्ता में आई है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 0। तो ये एक बड़ा परिणाम हुआ। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात किए गए पर्यवेक्षकों के लिए एक बैठक आज आयोजित किया। 16,500 से अधिक पर्यवेक्षकों ने इसमें भाग लिया। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि पर्यवेक्षक भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और चुनाव प्रक्रिया का सफल संचालन स्थानीय अधिकारियों और निर्वाचन आयोग के संयुक्त प्रयास से ही संभव होता है। इन चुनावों में पर्यवेक्षकों की अतिरिक्त भूमिका सुरक्षा बलों की तैनाती से संबंधित है। उन्होंने याद दिलाया कि नागरिकों को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्यवेक्षकों को आम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई पर्यवेक्षक अपने काम में कोताही बरतता पाया गया तो निर्वाचन आयोग तत्काल उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए राजनीतिक दलों की बैठकें जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के नेता पहले 2 चरणों के चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कल होने वाली बैठक में भी उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। राज्य में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। असम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाड़े ने कहा है कि राज्य के चुनावों के दौरान धन, बल और शराब के दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार की खर्च सीमा 30,80,000 रुपये निर्धारित की गई है। एक रिपोर्ट। असम में चुनावों में धन शक्ति के अनैतिक प्रभाव को रोकने के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलेंस टीम तैनात किए गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खरे ने कहा कि बैंकों से नकदी की सभी संदिग्ध निकासी पर नजर रखने के लिए कहा गया है। चुनाव के दौरान प्रवर्तन निदेशालय भी सतर्क रहेगा। इसके अलावा पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान शुरू किया है और अब तक काफी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। आयकर विभाग ने मुंबई में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल तथा अभिनेत्री तापसी पन्नू के अलावा कुछ अन्य लोगों के आवासों पर छापेमारी की। एक रिपोर्ट। आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है कि मुंबई तथा पूना में 30 से ज्यादा जगहों पर विभाग द्वारा छापे डाले गए हैं। कर चोरी के संदर्भ में विभाग के पास कुछ जानकारी है और इस आधार पर यह छापे डाले जा रहे हैं और जांच पड़ताल अभी जारी है। यह छापामारी कब तक पूरी होगी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता और अधिकारियों ने यह भी कहा है कि छापामारी पूरे होने के बाद इसके बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी। छापा डाले गए व्यक्ति तथा संस्थाओं के बारे में विभाग द्वारा कभी भी जानकारी नहीं दी जाती है, यह भी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL से 92 करोड़ 56 लाख रुपए का अंतरिम लाभांश चेक प्राप्त किया। MDL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद ने रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार की उपस्थिति में श्री सिंह को लाभांश का चेक सौंपा। सरकार ने एक अंग्रेजी अखबार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS टू टेक गीता रामायण टू मदरसास शीर्षक से छपी खबर को भ्रामक बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि NIOS गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान के अंतर्गत मदरसों को मान्यता देने का काम करता है और वहां विभिन्न विषयों में पठन पाठन किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी विषय का चयन करना विद्यार्थियों का अपना विशेषाधिकार होता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2.28% की तेजी से 1,148 अंक बढ़कर 51,445 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.19% की तेजी से 327 अंक बढ़कर 15,246 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 65 पैसे मजबूत हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल $63.70 प्रति बैरल के करीब था। और अब खेल खबरें। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। स्विस ओपन बैडमिंटन में भारत के टॉप शटलर किदाम्बी श्रीकांत और अजय जयराम ने जीत के साथ शुरुआत की है। वहीं HS प्रणय को हार का सामना करना पड़ा है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्कॉटलैंड के ग्रिमले ब्रदर्स की जोड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में PV सिंधु और साइना नेहवाल अपनी चुनौती पेश करेंगी। वहीं क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुबह 9 बजे से प्रसारित किया जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय टीम को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतने या कम से कम ड्रॉ कराने की जरूरत है। रोम रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट की शुरुआत भी कल से हो रही है। इस टूर्नामेंट में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और नरसिंह यादव सहित अन्य पहलवान अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत की दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना है। विश्व मुक्केबाजी में बदलाव और बेहतरी के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चैंपियंस एंड वेटरन समिति का गठन हुआ था। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं की उपलब्धियों का प्रसारण करता है। इनमें से एक मंजम्मा जोगती है, जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली किन्नर महिला अध्यक्षा थीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को रोजगार परक और उद्यमशीलता से जोड़ने के लिए बजट की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने लोगों से वनों के संरक्षण और वन्य प्राणी के लिए सुरक्षित ठिकाना सुनिश्चित करने की अपील की। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता की रूपरेखा तय करने के लिए कल ढाका जाएंगे। ब्रिटेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 1 करोड़ एस्ट्राजेनेका कोविड टीके प्राप्त करेगा। मैरीटाइम भारत सम्मेलन के अवसर पर भारत कल जहां दिवस मनाएगा। भारत और नॉर्वे समुद्री स्थानिक योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्ष के लिए महासागरीय क्षेत्र में काम करने के लिए सहमत। रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल मंडलों को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृह फिर से खोलने पर निर्णय लेने की अनुमति दी। सेंसेक्स 1,148 अंक बढ़कर 51,000 के पार पहुंचा। और खेलों में 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।